एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपीएसआई इत्यादि के लिए हम लोग भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और ये हमारा छठा लेक्चर है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि है आपका भारतीय संविधान। सिलेबस में अलग से मेंशन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न जो इससे सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कई बार कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए हुए हैं। आपको पता है कई भाग हैं संविधान के कई भागों में बटा हुआ है और भागों में आपके अनुच्छेद रहते हैं और अंत में अनुसूचियां दी हुई हैं। पहला प्रश्न ये है कि किस भाग में है, तो आप एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं। पहले हमने पढ़ा है भाग 1 में क्या था, संघ और उसका क्षेत्र, और दूसरे में क्या था, नागरिकता थी। ये सब हमने पहले पढ़ लिया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते क्यों हैं? क्योंकि उसके दो कारण हैं, दो तरीके से सोच सकते हैं इसको। पहला ये है, किसी भी देश में बहुत सारे कानून रहते हैं, लेकिन मूल कानून कौन सा है? बाकी सारे कानून जिससे अपनी शक्ति पाते हैं वो क्या है? संविधान। संविधान क्या है? मूल कानून है, मूलभूत कानून देश का यही है। तो सबसे मुख्य कानून यही हो गया। तो जो मुख्य कानून है देश का, उससे जो अधिकार आपको दिए गए वो आपके मौलिक अधिकार हैं, मेन वही है। दूसरा क्या है कि मानव का जो विकास है ना, वो अच्छे से करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता है कि आपको अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, आपका जीवन कोई हर ना ले। चल रहे हो आप, पुलिस ने गोली मार दी, काम ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए कुछ अधिकारों की आपको आवश्यकता है। जो अधिकार आपके मानव विकास में, संपूर्ण सर्वांगीण विकास में सहायक हैं, वो आपके मौलिक अधिकार हैं। तो इन दो कारणों से इनको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई भारत के संविधान के किस अंग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, काफ़ी संभावना है फिर से पूछ लिया जाए। तो किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार भाग 3 में जो है उन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। है क्या मैग्ना कार्टा? सन 1215 में इंग्लैंड में राजा थे, उनको लोगों ने बहुत परेशान कर लिया कि राजा साहब आपका जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी है। तो ब्रिटेन के राजा ने क्या किया कि भाई कुछ अधिकार लोगों को दिए, और जिस दस्तावेज में ये लिखा गया कि आज से जनता को इन इन चीज़ों का अधिकार है, उसी का नाम था मैग्ना कार्टा। यानी मैग्ना कार्टा एक प्रतीक बन गया जो लोगों को अधिकार दिए गए उसका। तो भारत में जो अधिकार दिए गए वो मौलिक अधिकार से मिले, संविधान से, इसीलिए वो आपका मैग्ना कार्टा, उसको हम लोग बोल देते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा कौन है? तो मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहली क्या है कि बाध्यता है। बाध्यता किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है। सरकार पे क्या बाध्यता है कि सरकार जो मन में आए वो ना कर ले, इसलिए मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। सरकार के ऊपर बाध्यता है। जैसे क्या? समता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है। अब ये ना रहे तो सरकार जिसको चाहे उसको डीएम बना दे, जिसको चाहे उसको एसपी कप्तान बनाए, जिसको चाहे उसको जज बनाए, लेकिन उसका पैमाना है। किसी ने ऐसे किसी नहीं बना सकते ना, सारे लोग बराबर हैं। परीक्षा दो, जो निकाले वो बन जाए। इसी तरीके से बाल श्रम है। बाल श्रम है, गैर कानूनी है। पता चले सरकार स्कूल पहुंची, सारे बच्चों को उठा लिया, बोला कि अब से कोल इंडिया में कोयला खोदने का काम बच्चे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए वो सरकार पे बाध्यता है। उपलब्धता, क्या सारे अधिकार सबको उपलब्ध हैं? तो जो देश के नागरिक हैं उनको बिल्कुल सारे, लेकिन अगर जो विदेशी नागरिक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। विदेशी नागरिकों में हम लोगों को कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है ना। 15 भेदभाव नहीं करता, 16 नौकरियों में नहीं करता, 19 स्वतंत्रताएँ हैं कई प्रकार की, और 2930 अल्पसंख्यकों के लिए है। ये भी विदेशी लोगों के लिए अधिकार नहीं प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। संरक्षित हैं किसके द्वारा? मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान द्वारा संरक्षित हैं। संविधान इनकी स्वयं रक्षा करता है। और गारंटी कौन देता है? गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। फुल गारंटी, आजीवन, वो भी जिंदगी भर के लिए लाइफ टाइम गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। उनकी रक्षा स्वयं संविधान कर रहा है। स्थायी है कि नहीं? अब ये पुराना विषय है विवाद का, बहुत महत्वपूर्ण भी है। 3 केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्थायी का मतलब है कि क्या कोई परिवर्तन उसमें किया जा सकता है, कोई संशोधन उसमें किया जा सकता है कि नहीं। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसमें सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसको आप नहीं बदल सकते। जो लिख गया वो लिख गया, पत्थर की लकीर हो गया। शंकरी प्रसाद ने कहा ऐसा।
गोलकनाथ केस हुआ 1967 में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, मौलिक अधिकार में सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, जो भी करेगी वो गलत है। सबसे महत्वपूर्ण केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये नहीं आता तो आप पॉलिटी का ABCD नहीं जानते, बहुत जरूरी है। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन आप कर सकते हैं, किसमें, मौलिक अधिकार में कर सकते हैं संशोधन, लेकिन आ गया एक कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। 2-3 प्रश्न यहाँ से बन गए बहुत सारे। केशवानंद भारती केस कब हुआ? पहला केस 1973, किसके बनाम था? केरल सरकार। कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें 2 बातें निकल के आई कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान के मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में बोल दिया, और बोल दिया, आज तक यही चल रहा है। निलंबन हो जाता है, आप स्कूल में कोई गलत हरकत करते हैं, आप स्कूल से निकाल दिए जाते हैं, रस्टिकेट निलंबन। उसी तरीके से अगर कोई बहुत आपातकालीन परिस्थिति आ गई, देश पे कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, इमरजेंसी लग गई, यानी आपातकाल अगर लग गया भैया, तो उसमें आपके मौलिक अधिकार गए। हालांकि इसमें 2 चीज़ें याद कर लें परीक्षा की दृष्टि से, 20 और 21 से जो मिलते हैं वो कभी नहीं जाते। 20 है दोष सिद्धि, पढ़ेंगे अभी हम। 21 है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, इनको नहीं हराया जा सकता किसी भी दशा में, कुछ भी लग जाए। और 19 से जो मिलता है वो केवल बाह्य आक्रमण के समय ही, बाह्य आक्रमण हो गया, भारत पे किसी ने हमला कर दिया, तब सरकार कहेगी आपके ये वाले अधिकार भी गए। अंदर बवाल हो गया देश के, अगर तो लोगों ने कहा कि देश के अंदर ही बलवा काट दिया, तब ये नहीं जाएगा, तब ये बना रहेगा। केवल बाह्य आक्रमण के समय ही अनुच्छेद 19 वाले अधिकार आपके निलंबित किए जा सकते हैं, और किसी दशा में नहीं किए जा सकते। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय का क्या अर्थ है? आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ठीक है ना। जैसे अनुच्छेद 17 क्या बात करता है? अस्पृश्यता। भाई छुआछूत को मना कर दिया संविधान में, नहीं कर सकते हो। फिर भी आप कहीं बैठे, आपको लगता है आपके साथ छुआछूत हो गई, जिस कुर्सी पर आप बैठ गए उस पर कोई बैठ ही नहीं रहा, जो गिलास आपने छू लिया उससे कोई पानी नहीं पी रहा, तो आप जिला अदालत, उच्च न्यायालय की जगह सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों के प्रकार कितने हैं। यहाँ मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रकार की बात कर रहा हूँ। तो 6 प्रकार के हैं, याद कर लीजिए, कुछ परीक्षा में पूछ लेता है, अभी PCS में ही पूछ लिया था। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जितने हैं समता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध हो गया आपका 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता हो गई 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक हो गए 29-30, और संवैधानिक उपचार हो गए 32। अभी डिटेल में हम इनका अध्ययन करेंगे। एक और अधिकार हुआ करता था एक जमाने में, संपत्ति का भी मौलिक अधिकार हुआ करता था। किस अनुच्छेद में था? 31 था, महत्वपूर्ण है, हटा दिया गया। कब हटाया गया? ये भी महत्वपूर्ण हो गया। 44वां संशोधन हुआ कब? 1978 में। 448 होता है ना, यहाँ लास्ट में 8 आएगा, कंफ्यूज मत होना। 42 वाले में 1976 होता है। तो संपत्ति का अधिकार था, हटा दिया गया। पहला ये क्वेश्चन बन गया, किसमें हुआ करता था? अनुच्छेद 31 में। दूसरा ये हो गया, कब हटाया गया? तीसरा ये क्वेश्चन हो गया। और हटाने के बाद कहाँ चला गया? चला गया 300A में, यानी कि अब संविधान में तो है लेकिन आपका वो अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं रह गया। आपका घर है, सरकार को रोड बनानी है, आपको हम नहीं देंगे, सरकार कहेगी ऐसे नहीं होता, देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार नहीं है आपका, गया तो गया। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद सारे ही हैं, याद करने ही पड़ेंगे आपको, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। नहीं निकालना है, टाइम पास करना है तो पढ़ो ना पढ़ो क्या ही है। 12 में है राज्य। राज्य के बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है? सारा मौलिक अधिकार यही ना बोल रहा है कि राज्य को क्या शक्ति है, क्या शक्ति नहीं है। तो राज्य की तो परिभाषा होनी चाहिए कि राज्य है कौन। तो राज्य में कौन कौन हो गया? केंद्र सरकार हो गई, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती मौलिक अधिकार के खिलाफ। राज्य सरकार हो गई, मुख्यमंत्री, बाकी लोग हो गए। स्थानीय सरकार हो गई, लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, नगर पंचायत वगैरह। और कौन हो गया? सरकारी संस्थाएं जितनी हैं उनके ऊपर भी ये लागू होता है, ध्यान रखिएगा। जो भी संस्था सरकार से पैसा पा रही है तनख्वाह देने के लिए अपने लोगों को, RBI हो गया,
FCI हो गया, ये सब आ जाते हैं राज्य में। ये कोई ऐसा कानून, ये सब लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ चला जाए। बहुत महत्वपूर्ण असंगत विधियां। असंगत विधियां क्या है? ऐसी विधियां, विधि क्या होता है? कानून। ऐसा कोई कानून सरकार ने बनाया जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ चला गया, जो उसके विरुद्ध में जा रहा है, तो उसको न्यायालय क्या करेगा? उसको कह देगा कि ये उचित नहीं है, उसको कैंसिल कर देगा। उदाहरण के लिए जिसे बोलते हैं, एक बनाया था सरकार ने NJAC, 2014 में बनाया था शायद, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सरकार ने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था चलती है। अभी कौन सी चलती है? कॉलेजियम। याद कर लो, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी जो होती है नियुक्ति, वो कॉलेजियम से होती है। जज साहब लोग बैठते हैं, जिस वकील को उनको लगता है बढ़िया काम कर रहा है उसको पहुंचा देते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने कहा गलत बात है, NJAC कानून लेके आए, आयोग बनेगा और हम बताएंगे कौन जज बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ऐसे नहीं होता, ये संविधान के भाई जो मूलभूत ढांचा है उसके खिलाफ जा रहा है, और उन्होंने कैंसिल कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम जिंदाबाद आज भी चल रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी विधि असंगत है मौलिक अधिकारों से, तो वो उसको निरस्त कर देते हैं, कानून वो कैंसिल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। ये इसी से आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आर्टिकल 14 समता की बात करता है, पर इसमें दो चीज़ें हैं, कानून के समक्ष समता और कानून के समक्ष संरक्षण, समान संरक्षण। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो बहुत सरल भी है। समता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समता, कानून के सामने दोनों लोग, सब लोग बराबर हो। उदाहरण के लिए देखते हैं, एक अमीर आदमी है, ढेर पैसा है उसके पास, एक गरीब आदमी है, कुछ नहीं है उसके पास। दोनों के ऊपर आरोप है कि हत्या कर दी है, इसके ऊपर भी आरोप है, इसके ऊपर भी आरोप है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई गरीब आदमी है तो इसको फांसी दे दो, या अमीर है तो इसको 6 महीने की जेल करके इसको छोड़ दो। अमीर गरीब की जगह हिंदू मुस्लिम रख लो, पढ़ा लिखा अशिक्षित रख लो, कुछ भी रख लो। तो पहला यही है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कानून के समक्ष समता है। दूसरा क्या है कि कानून का समान संरक्षण है। अब एक चीज़ ये आप लोग देखना ना कि ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है समता वाला, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। भाई दंड देने की बात हो रही है ना, और संरक्षण यानी बचाने की बात हो रही है। उसका क्या है, वही उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। एक अमीर के ऊपर आरोप लग गया कि उसने हत्या कर दी, मार डाला किसी को, गरीब ने भी मार दिया किसी को, ऐसा आरोप है। अब इनके पास तो ढेर पैसा है, ये बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, वो तो कुछ भी बोल दे, सेट कर ले मामला, जिरा कर ले अच्छी। हो सकता है इसने हत्या की हो लेकिन छूट जाए, हो सकता है गरीब ने हत्या ना की हो, ये बेचारा फांसी हो जाए इसको। क्यों? क्योंकि इसके पास वो संसाधन नहीं है। तो कानून का बराबर संरक्षण कहाँ मिला? तो सरकार इसको क्या दे देगी? एक सरकारी वकील दे देगी ना। तो ये एक उदाहरण है, केवल ये ना कहना कि केवल सरकारी वकील देने को ही कानून का संरक्षण कहते हैं। संसाधन के अभाव में अगर आप कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है, कानून के समय अपनी बात नहीं रख पा रहे आप कानून के सामने, तो सरकार आपको बराबर संरक्षण देगी। सबकी परिस्थितियां एक जैसी होनी चाहिए, तभी न्याय होगा। ये है संरक्षण। ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कहता था कि समान संरक्षण होगा। फिर 15 की बात करते हैं, भेदभाव का निषेध। किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, आदमी सारा बराबर है, ये कहता है 15। लेकिन किस आधार पे? इन्हीं 5 के आधार पे कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। बाकी के आधार पे हो सकता है, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रखना कि बाकी के आधार पे भेदभाव चलेगा, अन्य पे भेदभाव चलेगा। उदाहरण के लिए क्या है, किसी राज्य में एक फॉर्म निकला, आप वैकेंसी देख के खुश हो गए, वहाँ फॉर्म भरेंगे, सरकारी नौकरी लेंगे। वहाँ उसने कह दिया कि हमारे जो राज्य का बोर्ड है उससे आपकी 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। अब ना ये धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान किसी में नहीं आ रहा है बोर्ड परीक्षा पास करना वहाँ की, तो आप बाहर हो गए, तो ये वाला भेदभाव चलेगा। 16 की बात करते हैं, 15-16 में ज़्यादा अंतर नहीं है। 15 सामान्य भेदभाव की बात करता है, 16 वाला सरकारी नौकरियों की बात करता है, स्पेशली सरकारी नौकरी की, लोक नियोजन यानी सार्वजनिक पद की बात कर रहा है। इसमें कौन से आधार है? 15 वाले सारे हैं, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान। इसके साथ एक वंशक्रम यानी डिसेंट इंग्लिश में कहते हैं कि अंग्रेजों के वंश, आपके वंशज अंग्रेज थे, मराठा थे, आप फॉर्म नहीं डालोगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरी इन 5 और एक ये इन 6 आधार पे नहीं रोकी जा सकती। ये अभी मैंने उदाहरण दिया था, बोर्ड परीक्षा वाले डाल दें। उड़ीसा बोर्ड से आपने 12th किया हो, ऐसा है, उड़ीसा में है तमाम परीक्षा में,
वहाँ से 10वीं पास की हो आपने, नहीं आपने की है, नहीं मिलेगी नौकरी। अच्छा फिर हाँ एक चीज़ ये अच्छा आता है कि भाई लिंग पे भेदभाव हो नहीं सकता, तो तमाम फॉर्म निकलते हैं, उसमें महिलाएं भर सकती हैं, आप नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि इन दोनों में ही अपवाद भी है, उसी में लिख दिया गया है। किसके किसके लिए है? महिला, बच्चे और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, इनके लिए सरकार चाहे तो अलग से भाई इनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं आरक्षण। ठीक है ना? तो 15 और 16 दोनों में ऐसा दिया गया है, महिला, बच्चे, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। अस्पष्टता उन्मूलन पे आते हैं। ये क्या है भाई? ये है छुआछूत की ये बात कर रहा है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। क्या होता था पुराने ज़माने में? फला आदमी ने गिलास को छू लिया, अब उसमें हम पानी नहीं पिएंगे। ये बिल्कुल भाई अब गैर कानूनी है, संविधान इसको मना करता है। अच्छा मान लो एक उदाहरण देखते हैं कि भाई एक लड़का है और एक लड़की है, ये अलग धर्म के हैं या अलग कास्ट के हैं, ये जाति ए से है, ये जाति बी से है। इन दोनों ने शादी कर दी, गांव वालों ने बाहर निकाल दिया कि बाहर निकल, सामाजिक बहिष्कार हो गया इनका। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमारा सामाजिक बहिष्कार गांव वालों ने कर दिया है, सबको जेल भेज दो? अनुच्छेद 17 में जा सकते हैं? क्या जवाब है? नहीं जा सकते। ध्यान रखना, सामाजिक बहिष्कार अस्पृश्यता की श्रेणी में नहीं आता है। अस्पृश्यता को वैसे तो कहीं पे परिभाषित नहीं किया गया, संविधान में कहीं नहीं बताया है कि अस्पृश्यता क्या है, लेकिन आमतौर पर इसका जो मतलब निकाला जाता है वो क्या है? जन्म की वजह से। अगर ऐसी कोई जाति में आपने जन्म किया तो जो लोग मानते थे कि भाई अब अछूत हो गए आप, उस केस में ये लगता है। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार के केस पर नहीं करता है। जन्म आधारित जो भेदभाव है उस पे ही ये लगता है। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उपाधियों का अंत बहुत जरूरी है। आप अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकते, सारे लोग बराबर हैं। पता चले आपने नाम लिख लिया अपना अजीमो शान शहंशाह, अब आप कह रहे हैं कि आज से मेरा नाम राहुल नहीं है, अजीमो शान शहंशाह राहुल हो गया, तो भाई संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। या नाइटहुड की उपाधि होती थी अंग्रेजों के टाइम, आप कह लें मेरा नाम है सर सर्वेश, नहीं चलेगा। ये सारे नाम अब आप नहीं लगा सकते, कोई उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ना आपको भारत सरकार कोई उपाधि देगी, ना आप विदेश से ले सकते हैं। पता चला आप बाहर जाके रह के चले आए नाइटहुड लेके, और यहाँ के नाम के आगे सर लगा के घूम रहे हैं। फिर यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण अपवाद हैं। पहला क्या है? शैक्षिक, पढ़ लिख लिए हैं आप ढेर सारा, अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। पता चला MBBS करके कोई घूम रहा है डॉक्टर, आप चले गए कि भाई अनुच्छेद 18 कहता है कि मना है। ऐसा नहीं है, शैक्षिक वाला चलेगा। और दूसरा कौन सा चलेगा? सैन्य वाला चलेगा। भाई सैन्य उपाधियाँ चलेंगी, शैक्षिक उपाधियाँ चलेंगी। स्वतंत्रता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं इसको क्या है। भाई इसमें 6 हैं, अब तो 7 हो गए हैं, एक और आ गया है कोऑपरेटिव वाला, लेटेस्ट 7 हैं। ये 6 अधिकार हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सरल तरीके से मैं समझा सकता हूँ बहुत बढ़िया। कि क्या भाई आप हैं, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप एक जगह खड़े हैं, माइक लगा लिया आपने, पहली चीज़ है कि आप बोल अच्छा रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो अभिव्यक्ति का आधार हो गया। आपकी बातें वहाँ खड़े लोगों को बड़ी अच्छी लग गई, तो आप जो बोल रहे हैं वो खड़े के लोगों को सुनने का भी अधिकार है, सभा का अधिकार हो गया। जब आपकी बात सबको अच्छी लगी गई है तो आपने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया। ठीक है ना, सब लोग बोले कि एक संगठन बना लेते हैं, हम लोग तो एक ही विचार वाले लोग हैं, तो संघ बनाने की आज़ादी हो गई। अब संघ बनाने की आज़ादी हो गई तो आप लोगों ने निर्णय लिया कि भाई इतना अच्छा मौका है, चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। तो जब आप घूम के जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं सब लोग, पार्टी करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको रोकेगा नहीं कोई जाने से भी। ये है आवागमन की। फिर एक जगह आप पहुँचे, बढ़िया बढ़िया पेड़ थे, पहाड़ थे, नदियाँ थी, आसमान में पक्षी घूम रहे थे, आपकी अच्छी जगह है। अब तो घर यहीं बनेगा, तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसकी भी आपको आज़ादी है। और वहाँ जब रहने लगेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी ना, या दुकान खोलनी पड़ेगी, कुछ तो वहाँ करना पड़ेगा, यानी कुछ आप बिजनेस कर सकते हैं, इसकी भी आज़ादी है। ये आज़ादियाँ आपको हैं। लास्ट में एक बन गया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई, इकट्ठा आ गए, संगठन की आज़ादी हो गई, फिर उसके बाद सभा लगी, मतलब फिर संगठन बन गया, फिर आवागमन हो गया, निवास हो गया, व्यवसाय हो गया। ये सारी आज़ादियाँ आपको संविधान द्वारा दी गई हैं।
कुछ अपवाद हैं इन सब के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब व्यक्ति का ये मतलब थोड़ी है कि फिर आप रोड पर खड़े होकर गाली देना चालू कर दो। जितने लोग निकल रहे हैं 4 गाली दे रहे हो सबको, कह रहे हो व्यक्ति की आज़ादी जिंदाबाद। इससे नहीं होगा। संगठन संघ बनाने की आज़ादी है, आपने आतंकवादी संगठन बना लिया, फिर सरकार से आप पकड़ नहीं सकते, आज़ादी है। तो कुछ रोक लगी हुई है। व्यवसाय पता चला कि आप भाई ड्रग्स बेचना आपने चालू कर दिया, कह रहे हैं कि आज़ादी है। तो हर तरीके की आज़ादी नहीं है, कुछ उस पर अपवाद सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, नहीं चलेगा। दोष सिद्धि के संबंध में महत्वपूर्ण है। कोई आपने, सरकार कहती है आपने कोई अपराध कर दिया, अब आप दोषी बनाए जाएंगे, आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी दोष सिद्धि की, उसमें आपके कुछ अधिकार हैं। क्या है कि भूत लक्षी दंड आपको नहीं दिया जा सकता। भूत लक्षी दंड क्या है? जिससे भूत के लक्षण आ जाएं? नहीं, भूत लक्षी, भूत का यहाँ पे अर्थ है भूतकाल। ऐसे कोई कानून के लिए सजा नहीं दे सकते जो उस समय था ही नहीं जब घटना हुई। मौके पे जो कानून है केवल उसी के लिए सजा दे सकते हैं, ये है भूत लक्षी दंड। इससे आपका बचाव होता है। जैसे आज सरकार कह दे कि पिछले 3 साल में जितने लोग सरकार के ऊपर जो जोक बनाए गए उस पर जो लोग हंसे उन सबको फांसी दे दी जाएगी, नहीं हो पाएगा। आज बना दें कि आज सरकार के ऊपर जो हंसा उसको फांसी, तो कल से होना शुरू हो जाएगी। लेकिन पीछे जो हुआ उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, भूत लक्षी दंड नहीं मिल सकता। दोहरा दंड क्या है? एक अपराध आपने किया, उसके लिए आप 2 साल जेल चले गए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। बाहर निकल के आए तब तक पुलिस फिर खड़ी है, उसने बोला कि अरे नहीं आपने कांड किया था, बलवा काटा था, 2 साल फिर जेल काटो। निकल के आया, पता चला डाकखाने वाले पकड़ ले गए, आपको डाकखाने बंद कर दिए। उदाहरण दे रहा हूँ। एक कांड आपने कर दिया तो एक कांड के लिए एक ही दंड मिलेगा। एक ही घटना के लिए, एक अपराध के लिए बार बार नहीं दिया जा सकता दंड। इसमें भी ये ध्यान रखना है, भूत लक्षी वाले में महत्वपूर्ण चीज़ छूट गई। ये केवल आपके जो क्रिमिनल केस है ना उसी पे लागू है। जहाँ अपराध वाली बात है वहाँ बैक में नहीं दे सकते। लेकिन सिविल की बात करें, आपने मान लो 10 साल पहले टैक्स चुराया था, कर की चोरी की थी, तो सरकार बिल्कुल कर सकती है। 10 साल पहले आपने टैक्स चोरी की, तब नहीं कानून था, अब हम बना रहे हैं, आपको भरना पड़ जाएगा। तो भूतलक्षी दंड केवल क्रिमिनल में नहीं है, सिविल में हो सकता है। फिर दोहरा दंड हर जगह होता है कि ज़्यादा नहीं दे सकते, एक बार ही सजा दोगे। स्वयं के विरुद्ध गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पुलिस पकड़ ले, आपको मारे पीटे, आपसे कहे कबूल करो, आपने बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है, आपको जेल हो गई। ऐसे के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, नहीं तो भैया अदालत की आवश्यकता नहीं रहेगी, पुलिस वाले ही सब आपसे कबूल करवा लेंगे। अपवाद इसमें क्या है? अपवाद यह है कि आप अपना शरीर दिखाने से मना नहीं कर सकते। शरीर दिखाने से आप मना नहीं कर सकते। पता चले भाई आपने मारपीट की, कहीं चोट लगी है, पुलिस चेक करना चाह रही है, आप करो, नहीं दिखाएंगे, नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है? सैंपल देने से नहीं मना कर सकते। कसर के दारू पी के आप आए हो, गाड़ी चला रहे हो, पुलिस ने पकड़ा, सैंपल आपको देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, जो भी लेना चाहे आपको देना पड़ेगा। तीसरा आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है क्या? अंगूठे के निशान। आप कहेंगे अंगूठा तो आज के समय कोई लगाता नहीं है, लेकिन आपके पास फ़ोन है बढ़िया, उसमें फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। अब आपने कोई कांड कर दिया फ़ोन से, पुलिस आई आपके पास, आपको फ़ोन पे अंगूठा लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे संरक्षित नहीं है। अंगूठे के निशान आपको देने पड़ेंगे, चाहे कागज़ पे हो चाहे फ़ोन पे हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मूलभूत अधिकारों, मौलिक अधिकारों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, कोई अच्छी नौकरी आप लोग पा जाएं।